गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हाँ, आज देखिएगा सीआरई का एक नोटिफिकेशन आया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का, जो कि एम्स दिल्ली इसको कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, ये 7 जनवरी को आ गया था और इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगा एग्जामिनेशन सेक्शन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फर्स्ट फ्लोर। ये इसका एड्रेस है ना, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली में। तो ये एम्स दिल्ली इसका इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। इसमें बहुत सारी वैकेंसियां हैं। देखिएगा, हम इस जो नोटिफिकेशन है इसको देखते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट डेट दे रखी है। सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स मीन्स 31 जनवरी 2025 5 बजे तक जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। 7 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, मतलब रजिस्ट्रेशन करने की आपकी। ठीक है, और 11 फरवरी को जो है आपका स्टेटस पता चलेगा कि एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो 12 फरवरी और 12 फरवरी से 14 फरवरी, 12, 13, 14 3 दिन आपको मिलेंगे। ठीक है, करेक्शन के लिए। तो इसमें आपको जो एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो उसमें कुछ क्यूरीज रह गई है, उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। और कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा तो आप एम्स की वेबसाइट्स पे डायरेक्ट उनको कॉल मैसेज कर सकते हैं, कॉल और मेल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो आपको बता दिया जाएगा जब अपलोड होगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। स्किल टेस्ट किसी किसी में जिनमें नोटिफिकेशन लेटर में लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। तो जिसमें ज़रूरत होगी उसमें स्किल टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन डेट जो है वो आपकी 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में हो जाएगी। तो एग्ज़ाम का टाइम भी इसमें दे रखा है, डेट भी दे रखी है। अब देखिएगा, ये जो पीडीएफ है ये अब बहुत बड़ी पीडीएफ है, इसके अंदर सब चीज़ें इसमें दे रखी है। तो पहला इंट्रोडक्शन दे रखा है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं। इसके बाद देखिएगा एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया है, डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, एडमिट कार्ड्स का जो है पैटर्न के बारे में, ये सब इसमें लिस्ट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनका एड्रेस दे रखा है, उनकी वेबसाइट दे रखी है। तो एम दिल्ली जो है एग्ज़ाम करवा रहा है, लेकिन इसमें वैकेंसियाँ जो हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की हैं। जो भी एम्स है उनकी हैं, उसके साथ में कोई और भी जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनकी भी हैं इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो ऑल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि ये आरएमएल की हैं। इसके अलावा ईएसआईसी है, रिम्स इम्फाल है। ठीक है, ये है एजवाल के अंदर जो कि मिजोरम में है। यहाँ की आरएसटीसी नजफगढ़ की वैकेंसियाँ हैं। देखिएगा, इसमें ध्यान देने वाले पॉइंट्स कुछ दे रखे हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। ठीक है, ऑनलाइन मोड रहेगा एप्लीकेशन भरने का, कोई ऑफलाइन भेजने का कुछ झंझट नहीं है इसमें। और जब आप एप्लीकेशन भर दो, ऑनलाइन भरो, तो उसके अंदर जो एक कॉपी आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप की रखनी है आपके पास। ठीक है, एक कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास रखनी है, क्योंकि वो आपको बाद में ज़रूरत पड़े। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें दे रखा है कि मेल लेटर hence candidates are advised to fill their registration form carefully as no correction will be allowed after specified date as per the procedure। तो ध्यान से भरें फॉर्म को, जो डेट दे रखी है करेक्शन की उसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगा। तो पहली बात है कि ध्यान से ही भरें ताकि फॉर्म में कोई गड़बड़ी आए नहीं, और आ जाती है तो फिर आपको जो डेट दे रखी है करेक्शन की डेट, उस डेट 3 दिन की ड्यूरेशन में आपको करेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखा एप्लीकेंट अप्लाइंग अंडर डिफरेंट ग्रुप हैव टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच ग्रुप। ध्यान रखें, यदि कोई एक से ज़्यादा ग्रुप में फॉर्म भर रहा है, मतलब इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, तो एक से ज़्यादा
फॉर्म भर रहे हो या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, तो आपको जो एक ग्रुप के अंदर जो पोस्ट है उनमें सब में एक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन दूसरे ग्रुप के लिए भरोगे तो दोबारा उसका फॉर्म भरना पड़ेगा और दोबारा ही उसकी फीस कटेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। However, it is important to note that different post grouped at the one place may be have different set of the eligibility। तो एक जो ग्रुप है उसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है, उनमें कुछ कुछ में क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग भी हैं किसी किसी में, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद जो एडमिट कार्ड इशू होगा उसकी ये गारंटी नहीं है कि आपको मतलब नौकरी मिल गई, वो क्या है आपको केवल एग्जाम के लिए मिलेगा ना, ये इसमें पॉइंट है। और जो भी असेंशियल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरें आप। ठीक है, तो आपका स्टेटस जो है एप्लीकेशंस का वो देखना बता दिया जाएगा, 11 फरवरी को बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 से 14 फरवरी आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आप है ना ऐसे नहीं कर सकते कि कैटेगरी चेंज करना है हमें, तो वो नहीं कर सकते। उसमें यदि आपने पेमेंट हो गया है और पूरा भरा नहीं गया, कुछ छूट गया है उसमें भरना, तो आप उसको भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ उसमें गलत भर गया तो उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि किसी ने गलत ऐसा मतलब उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सही से नहीं भरा है तो कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड इन केस ऑफ फाउंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एट एन स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट जिसने भरा है, इन्फॉर्मेशन गलत डाली है जानबूझ के उसने, और ये जो गिवन डेट है उसके पहले पहले ही आपको भरना है, उसके बाद नहीं खुलेगा आपका पोर्टल। देखिएगा नेक्स्ट दे रखा है कैंडिडेट मस्ट एंश्योर द इमेज ऑफ द फोटो सिग्नेचर। तो फोटो और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो भी है वो जनरल लिंक में, जैसे आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे नीचे जनरल लिंक में दिया हुआ होगा कि इतने साइज का फोटो चाहिए, इतने केबी का चाहिए, है ना। तो उस इमेज इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको जो है फोटो, थंब और ये सिग्नेचर रखना है। फोटो जो है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, है ना, ये हमेशा मांगता है एम्स कि जो फोटो है आपका वो उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस देख लेना, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको ये सब चीज़ें भरना है। जैसे भरोगे आप तो इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा उसमें। फिर है ऑर्डर ऑफ चॉइस, जैसे आपको चॉइस भरनी है, जैसे आपका रिजल्ट आ गया एग्ज़ाम देने के बाद तो आपको चॉइस भरनी है कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है, तो उसके लिए रहेगा ये। तो जैसे आपने प्रेफरेंस नहीं भरी, मानो जो ड्यूरेशन दिया है उसमें नहीं भरा है, तो आपका कंसिडरेशन जो है विल नॉट बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन, तो आप सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किए जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपने उसमें से जो दे रखे हैं, मान लो 20 जगह इंस्टीट्यूट हैं, 20 में से आपने 5 ही भरे हैं, तो बाकी के 15 जो रह गए उन 15 में आपको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। यानी कुछ 15 में यदि उन 5 में आपका नंबर आता तो ठीक है, नहीं तो इसमें नहीं लिया जाएगा, आपको इनसे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप सभी के सभी इंस्टीट्यूट जो दे रखे हैं सभी को भरना है, लेकिन पहले जो आपको प्रायोरिटी है उसके बेसिस पे सभी को आपको चॉइस भरनी है। यदि आपने कम भरे हैं और बाकी के नहीं भरे हैं तो जिनमें नहीं भरा है उनके अंदर आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें, एनओसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनओसी जो भी लगे हुए हैं यानी कि गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडीज इंस्टीट्यूट में लगे हुए हैं तो उनको एनओसी चाहिएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ही आपको एनओसी लगा देना चाहिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो ये मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, उनके लिए भी एनओसी चाहिएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो ST/ST कैंडिडेट है, SC और ST के, जिनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का है, और PWD कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविल एम्प्लॉयज़ हैं, ग्रुप बी पोस्ट के लिए अलग है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए अलग है। तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए तो
5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और ग्रुप बी पोस्ट पे हैं, तो उनके लिए कितना साल का है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप सी में अलग अलग कर दिया इनको, ओबीसी को अलग कर दिया है, जनरल और यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी को अलग कर दिया। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले जो हैं 40 साल तक भर सकते हैं, ओबीसी वाले 43 साल तक और एसटी एससी वाले के 45 साल तक भर सकते हैं, यानी कि 45 साल उनकी एज है एप्लीकेंट की। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में इसमें दे रखा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जगह जैसे एम्स बिलासपुर ने और एम्स रायपुर ने ऐसे दे रखा है कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, एम्स बिलासपुर में काम कर रहे हैं, तो उनको मैक्सिमम 5 इयर्स का वो मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि उन्होंने 1 साल काम किया है एम्स बिलासपुर में, तो उसी पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट पे वो काम किया उसी पोस्ट के लिए वो परमानेंटली भर रहे हैं फॉर्म, तो 1 साल काम किया तो 1 साल का उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन। 2 किया है तो 2, 3 किया है तो 3, तो मैक्सिमम कितने साल तक मिल सकता है, 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये एम्स बिलासपुर और एम्स रायपुर के अंदर ही है, बाकी में नहीं है ना, इन दोनों ने ही अपने इंस्टीट्यूट के लिए इनको दिया है, इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज को। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें नॉन क्रीमी लेयर वाला मेंशन होना चाहिए ना, और जो है इश्यू डेट लगभग मतलब ये होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025, ताकि ये फाइनेंशियल ईयर इसमें आ जाती है 2024-25 में। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जनवरी 2025 तक का जो इश्यू वाला आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा इसमें। एडब्ल्यूएस का भी सेम है, उसी ड्यूरेशन में होना चाहिए, है ना। यदि ये एक्सपायर होने वाला है आपका तो पहले वाला लगा सकते हैं आप, लेकिन फिर रिन्यूएट करवाना है आपको उसको। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है ऑब्टेन रिक्वायर्ड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन द एडवांस टू अवॉइड कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेटशिप। तो वो जो भी उनका वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट उनको रखना है। ठीक है, नहीं तो उनका यदि वो ऐसे ही भर देते हैं, मान लो ऐसे ही भर दिया, एसटी से भर देते हैं, एससी से भर देते हैं, फीस कम लगेगा हमारा, तो वो सोच के भरेंगे तो फिर उसका क्या है, उनके पास रहेगा नहीं यदि कास्ट सर्टिफिकेट, तो कैंडिडेचर फेल वो कर सकते हैं उसको। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं, उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी है, जिनका जो भी एजुकेशनल क्राइटेरिया दे रखे हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, तो जो क्राइटेरिया में आप फिट बैठ रहे हो उसी को फॉर्म को आपको भरना है। और नो एडिशनल टाइम विल बी allowed for submission and no correspondence will be entertained in this regards। ये ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास जो आपने फॉर्म में भरे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ओरिजिनली। यदि आपके पास नहीं होंगे तो आपको एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप उसको बनवा के लाओ और सबमिट करवाओ, आपको कैंसिल ही कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, दोज हु आर एम्प्लॉयमेंट विद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट सबमिट ए एनओसी, तो उनको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिएगा एप्लीकेशन फीस, बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा यहाँ पे। फीस का जो है, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस जो रहेगी वो 3000 रुपये रहेगी। ठीक है, ये रहेगी आपकी एक ग्रुप के लिए। यदि आप कोई एक, जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं इन पोस्ट होंगे, तो एक ग्रुप का भरा है आपने, एक से ज़्यादा ग्रुप के भरना है तो एक का 3000 रहेगा, दूसरा और भरोगे तो फिर उसका अलग से 3000 रुपये लगेगा, ध्यान रखना है ना। और एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को भी फीस में बेनिफिट है, वो है 2400 रुपये। ठीक है, ध्यान रखना। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो अच्छे से बनवाना आप, जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए ना, ध्यान दे लेना उसको। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनका फीस नहीं है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस नहीं है। और फीस जो है आपको किसी से भी आप
जमा करा सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है ना, नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, एक बार आपकी फीस कट गई है तो वो किसी भी हालत में वापस नहीं आने वाली है, चाहे आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों ना हो गया हो। यदि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाली है उसमें, है ना, और रिजेक्ट हो गया फॉर्म आपका, तो फिर वो आपकी फीस वापस नहीं मिलेगी। तो ध्यान से ही भरना पहले, ऐसा मत करना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, जो भी जानकारी है सही भरना, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, देखो इसमें जो एसटी और एससी कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर होंगे विल बी रिफंडेड इन देयर सोर्स डेबिटेड अकाउंट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम। तो ये ध्यान रखना, उनका जो पैसा है वो रिटर्न कर दिया जाएगा एग्जाम के बाद, ठीक है। जिस अकाउंट से पैसा कटा है ना उसी अकाउंट में आ जाएगा वापस। तो ध्यान रखना, आप किसी से भरवाते हो तो उसी के अकाउंट में आएगा, जिसका भी आप अकाउंट यूज करवाते हो। जैसे फॉर्म भरोगे तो जिस डेबिट कार्ड से करोगे, जिसी से भी क्रेडिट कार्ड से करोगे, तो उसी में वापस आएगा एग्जाम के बाद। एग्जाम नहीं दोगे तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है इसमें डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का, जो डेट है और सेंटर है। तो देखिए डेट इसने दे रखी है पहले ही, टेंटेटिव डेट 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ये टेंटेटिव है, लेकिन ये इसने एक लाइन और बोली है, हाउएवर एम्स रिजर्व द राइट्स टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन मोड ऑफ सीबीटी और रिटन टेस्ट। तो ये एक इसके पास एक और राइट है, एम्स बोलता है कि मेरे पास एक राइट है कि सीबीटी और रिटन टेस्ट में कुछ भी करवा सकता हूँ। वैसे इसने अभी सीबीटी डाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, लेकिन चेंज कर सकता है, वो रिटन टेस्ट भी कर सकता है। 10 दिन पहले इसका एडवांस नोटिस दे दिया जाएगा, यदि रिटर्न करेगा, सीबीटी करेगा जो भी। अभी तो सीबीटी डाल रखा है, लेकिन ये राइट है इसके पास कि इसको चेंज भी कर सकता है। 10 दिन से पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि मोड ऑफ एग्जाम रिटर्न होगा, ठीक है। वो क्या सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस जितने आएंगे उस हिसाब से वो देख के सोच के फिर डिसाइड करके बता देगा ना। बट अभी टेंटेटिव जो है वो सीबीटी है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सेंटर। सभी जो भी मोस्ट ऑफ स्टेट्स हैं सभी के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हैं, यूटी में भी दिए हैं। एक और चीज़ देखो यहाँ पे दिया है कि एक और राइट रिजर्व करता है एम्स, क्या कहता है कि यदि कोई ऐसे मतलब ग्रुप है जिसके अंदर 500 लोगों से कम लोगों ने फॉर्म भरा है, यदि ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें 500 लोगों से कम लोगों ने ही उस ग्रुप के लिए फॉर्म भरा है, तो उन लोगों का जो है एग्ज़ाम अलग होगा, सेपरेटली करवा लिया जाएगा उनका एग्ज़ाम। और उनका एग्ज़ाम मोस्टली कहाँ होगा, दिल्ली एनसीआर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यदि 500 से ज़्यादा है तो वो एक साथ हो जाएगा एग्ज़ाम उसी ड्यूरेशन में। लेकिन यदि कुछ ग्रुप ऐसा है मान लो जिसमें फॉर्म कम आए हैं, 500 से कम ही आए हैं, तो वो अलग करवा सकता है, उसको ना अलग करवा सकता है। और जो भी सेंटर्स हैं उन सभी सेंटर को हटा के वो दिल्ली में ही करवाएगा उनको, क्योंकि फिर वो उसको दिक्कत आती है एक एक दो सेंटर उन लोगों के लिए अलग अलग सेंटर बनाए जाए, इसलिए वो दिल्ली में ही करवा देगा सबका। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड के बारे में। देखिए एडमिट कार्ड जो है आपका 3 दिन पहले आएगा एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम आपका है 26 से 28 के बीच में, 26 को होगा तो कब आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड, 23 को। तो 23 से 25 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। और ये बोल रहा है कि 7 दिन पहले आपको सिटी बता दी जाएगी, एग्ज़ाम सिटी की कहाँ होगा, यानी कि इसके 7 दिन पहले एडमिट कार्ड के, यानी कि 10 दिन पहले एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कौन से स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या जगह पे होगा। तो आपको सेंटर तो 10 दिन पहले पता चल जाएगा, लेकिन एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपको एम्स की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। इसकी साइट इसने दे रखी है, इसी साइट पे ही आपको जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और जिन पोस्ट के अंदर स्किल टेस्ट है तो उसके लिए सेपरेट एडमिट कार्ड जो है इशू होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट किन्हीं पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है तो उनके लिए सेपरेट एडमिट कार्ड रहेगा।
और जो स्किल टेस्ट होगा वो फ्यू सिलेक्टेड लोकेशन पे ही होगा, जो कि मोस्टली वो दिल्ली एनसीआर ही प्रेफर करेगा। ठीक है, तो जो दिल्ली एम्स है वो मोस्टली यहीं पे स्किल टेस्ट लेगा, दिल्ली एनसीआर के अंदर ही। अब देखिएगा पैटर्न एंड स्कीम ऑफ सिलेबस एग्जामिनेशन, तो क्या पैटर्न रहेगा, सीबीटी मोड रहेगा। ठीक है, अभी इसने मोड जो है सीबीटी ही रखा है, लेकिन ये चेंज कर सकता है, ये इसके पास राइट है, ऐसा उसने बोला है उस पॉइंट में। तो देखिएगा यहाँ पे जो है टाइम है 90 मिनट्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। दूसरा है इसमें सेक्शन रहेंगे 5, 20-20 क्वेश्चन के। तो 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन रहेंगे, तो पहले 20 क्वेश्चन खुले, उनके लिए 18 मिनट देंगे आपको। ठीक है, कितने मिनट देंगे, 18 मिनट। आप इन 20 क्वेश्चनों को करो, पहले 18 मिनट में चाहिए इनको करो चाहे मत करो, फिर अगले 18 मिनट में ही दूसरे 20 क्वेश्चन खुलेंगे, ये ध्यान रखना। तो इसको कर दो और नेक्स्ट कर दोगे तो अगला आपका खुल जाएगा। यदि ये एक बार ये चला गया, जैसे 18 मिनट कंप्लीट हो गया ना, आपने इसको स्किप करके नेक्स्ट में जा रहे हो, तो वापस ये खुलेगा नहीं, वापस नहीं खुलेगा। तो पहले इस 20 क्वेश्चन को सोल्व करना ही है आपको, इनको करने के बाद ही नेक्स्ट में जाना है। यदि ऐसे चलेगा फिर ये वापस इसमें नहीं आ पाओगे, इस क्वेश्चनों को आप यदि अनसोल्व किया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो वो रह जाएंगे फिर, है ना। तो ये ध्यान रखना कि पहले 18 मिनट में ये क्वेश्चन खुलेंगे, फिर दूसरे 18 मिनट में दूसरे 20 क्वेश्चन खुलेंगे। तो ऐसे 5 सेक्शन है, तो 18 पंजू 90, 90 मिनट का हो जाएगा, और 20 पंजू 100 क्वेश्चन इससे पूरे हो जाएंगे। इसके अंदर देखिएगा 25 क्वेश्चन तो आपके जो आएंगे वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर के आएंगे, ध्यान रखना। जनरल नॉलेज एंड जीके के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे और कंप्यूटर के आएंगे। ये तो 25 क्वेश्चन आएंगे। 75 जो क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट के जो रिलेटेड आएंगे, जो भी पोस्ट है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये दे रखा है इसने, 5 सेक्शन रहेंगे 18-18 मिनट की ड्यूरेशन के, और 20 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट्स, तो अलग अलग सेक्शन एक एक खुलेगा धीरे धीरे ना। ड्यूरेशन एट 1 टाइम ओनली, एक बार ही खुलेगा वो, मैंने बताया अभी आपको। तो यहाँ देखा विजिबल एक्टिव पार्ट ऑफ व्यू आंसर विल बी डिसेबल्ड आफ्टर लैप्स ऑफ द सेट ऑफ द ड्यूरेशन, जैसे ड्यूरेशन खत्म हुआ तो वो लैप्स हो जाएंगे, फिर आपके छोड़ दिया क्वेश्चन उसमें से नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो है एग्जामिनेशन विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, जैसे वो ड्यूरेशन होगा खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं कि हमने सबमिट नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मीडियम क्या रहेगा एग्जाम का। तो बहुत सारी पोस्ट्स हैं, तो क्या मीडियम रहेगा, जो 10वीं पास जिसमें मांगी है, 10वीं पास मांगी है, 12th पास मांगा है, जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशन है ना, उनके लिए पेपर होगा बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, और जिनके लिए बैचलर डिग्री मांगी है, बैचलर या बैचलर से ज़्यादा मांगी है डिग्री, तो उनका पेपर जो आएगा वो इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, और जो है डिसीजन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एम्स की, वही फाइनल करेंगी जो मीडियम क्या रहेगा उसके लिए। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने ऐसा डिसाइड कर रखा है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा, ध्यान रखें, यानी इक्वल मार्क्स का रहेगा। 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स, इस क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो कितने नंबर के हो गए, 400 क्वेश्चन का पेपर रहेगा। ठीक है, 400 नंबर का क्वेश्चन तो रहेंगे 100, एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे, 1/4। ठीक है, 25%। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे हैं, ध्यान रखना। 40% नंबर आएंगे आपको यदि आप यूआर हैं और ईडब्ल्यूएस है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको 40% नंबर लाने हैं। ठीक है, 40% कितना हो गया, 400 का 160 नंबर। ठीक है, 160 नंबर आने चाहिए आपको कट पिट के। ठीक है, तब आप इसमें क्या हो, आप एलिजिबल हो इसमें। ठीक है, क्वालिफाइड हो मतलब, ध्यान रखना।
ये क्वालिफाइड मार्क्स भी दे रखे हैं, इससे कम रहेंगे तो आपको कुछ नहीं माना जाएगा आपका। तो 40% तो लाने अनिवार्य ही हैं। और 35% किसके लिए हैं? आपके ओबीसी के लिए। और 30% किसके लिए हैं? एसटी और एससी के लिए 30% लाने हैं। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ना, उनके लिए भी 30%, चाहे कोई सी कैटेगरी का हो, है ना, 30% तो लाने ही लाने होंगे। तो ध्यान रखना, एसटी एससी ओबीसी, एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी वालों को 30% नंबर लाने हैं और 35% ओबीसी वालों को लाने हैं और 40% रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ध्यान रखना ना, 40% मतलब लगभग 160 नंबर तो आने चाहिए, कटने के बाद आने चाहिए। ये बहुत सारे सिलेबस दे रखा है, देखिए सिलेबस और लैंग्वेज उनकी दे रखी है। तो ये असिस्टेंट डाइटिशियन है पोस्ट है, उसके लिए सिलेबस ये दे रखा है, फूड न्यूट्रिशन जो उनका डाइटिशियन में आता है, और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी ना। ऐसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर्स दे रखा है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी हैं, एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन जो आएंगे जनरल मैथ के और इंग्लिश की, ये सिलेबस रहेगा उनका, ठीक है, ये सिलेबस रहेगा। बाकी 25 क्वेश्चन तो उसके आएंगे ही, सॉरी 25%, है ना, हाँ 25 क्वेश्चन, सो ही तो क्वेश्चन आएंगे टोटल। तो 25 क्वेश्चन किसके आएंगे? आपके रीजनिंग और उसके मैथ के, रीजनिंग और उसके जीके के। बाकी 75 क्वेश्चन जनरल मैथ और इंग्लिश के आएंगे। और टाइपिंग टेस्ट रहेगा इसमें, और बाइलिंगुअल रहेगी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का आगे, तो ऐसे सभी पोस्टों के लिए अलग अलग इसमें वो दे रखा है ना, ये सिलेबस है और ये उनकी लैंग्वेज है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको इसमें मिल जाएगा पेज नंबर 17 जो है इस नोटिफिकेशन का, उसमें मिल जाएंगे। फार्मासिस्ट जो है उनके लिए फार्मेसी आएगी, इंग्लिश में रहेगा। जो नर्सिंग के लिए जो है, यानी कि एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स और एसएनओ की जो भी वैकेंसी है, ठीक है। और एक ये चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट और है यहाँ पे, जिसको मल्टीपर्पज वर्कर बोलते हैं। तो ये भी इसमें भी नर्सिंग का ही आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी पेपर की, ध्यान रखना है ना। टेलर वगैरह है तो उसमें ट्रेड रिलेटेड है, बाइलिंगुअल आएगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स चाहिए इसमें सैनिटरी में, ठीक है, इस टाइप से रहेंगे। बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, इंग्लिश में रहेगा। कोडिंग क्लर्क्स का, इनके लिए भी टाइपिंग टेस्ट चाहिएगा। मेडिकल रिकॉर्ड वाला इनको आता है, एमआरडी वालों के लिए, ठीक है। इस टेस्ट के लिए जो भी मतलब पोस्ट हैं जिनके अंदर जो एलिजिबिलिटी है, जिनमें स्किल टेस्ट होगा, तो उन कैंडिडेट्स के लिए है ये। तो जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ठीक है, उसके कोई मार्क वार्क नहीं जुड़ेंगे। और जो जितने लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो वो क्वालिफाइड होने चाहिए उसमें ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी के लिए दे रखा है यहाँ पे। फिर कुछ जनरल कंडीशंस दे रखी हैं। इफ एनीवन इज फाउंड नॉट फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, जिसने जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर रहा है, experience and other eligibility criteria as per the advertisement recruitment rules at any stage of the process his candidature will be treated as cancelled। हाँ, तो ये दे रखा है कि जिसके पास प्रॉपर डाटा नहीं है, प्रॉपर सही से नहीं भरा है, मीन्स जो उसने भरा है वो उसके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। और एम्स न्यू दिल्ली क्या है, ओनली एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। वो ज्वाइनिंग वगैरह में डिले हो रहा है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिले हो रहा है, तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है ना। एम्स दिल्ली क्या करवाएगा, एग्जाम करवाएगा और आपका रिजल्ट निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। बाकी आपके जो भी इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हो रहा है वो आपको ज्वाइनिंग देंगे, ठीक है। इसने ये साफ बात लिख रखी है कि इसका काम केवल एग्जाम है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रखेंगे पोस्ट के नाम, बहुत सारी पोस्ट है। अब देखिएगा ये जो पोस्ट है ये एक ग्रुप है पोस्ट का ना, 1 नंबर, ये पूरा एक ग्रुप पोस्ट का है। तो इस पोस्ट के लिए आप भरोगे तो इसके लिए 3000 रुपये देने होंगे। और यदि आप दूसरा ग्रुप भरते हो इसके साथ में, जैसे मान लो ये भर दिया आपने डाइटिशियन वाला, और कोई भर रहे हो इसके साथ में कि हमें ये भी भरना है,
मान लो ये भी भर रहे हो आप, तो इसके लिए फिर आपको 3,000 रुपये अलग से देने होंगे, ध्यान रखना, है ना। तो इस वाले में जो भी इस ग्रुप के अंदर जो भी पोस्टेज आ गई, जैसे ये सब, यदि इनके सबके लिए इनके कुछ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी किसी का अलग है, तो ये ध्यान रखना। सभी में फिट हो रहे हो ना आप, तो सभी के लिए एप्लीकेबल हो गया आपकी वो फीस, ठीक है। तो जिनमें एलिजिबल हो आप, उन्हीं के लिए आपका पोस्ट मतलब उन्हीं के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इन सभी पोस्टों के लिए 3,000, बाकी इस ग्रुप की अलग पोस्ट है, इनके लिए 3,000 अलग से। तो ये आपकी क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। और ये असिस्टेंट वाली ये जो है, ये देखिएगा असिस्टेंट वाली है, इनके अंदर भी कुछ नहीं चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी 3 साल की, मिनिमम 3 साल की कोई भी बैचलर डिग्री हो आपके पास, और कंप्यूटर का नॉलेज हो, MS पावर पॉइंट का, तो लेवल 6 की ये आपको मिल जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर है ही। इसके बाद में देखिएगा जो तीसरा ग्रुप है, हाँ चौथा ग्रुप आ गया, तीसरा ग्रुप किसी और का था, असिस्टेंट इंजीनियरिंग का है। तो ये इसमें इंजीनियरिंग वाले जो भी हैं, जिन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनके सिविल इंजीनियरिंग हो, ये सब हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं ना। फिर असिस्टेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन वाले, ठीक है, जूनियर इंजीनियर जिनको बोलते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इनके अंदर, ये भर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर, तो ये अलग पोस्ट है, ध्यान रखना, इसके लिए भी ये चाहिए। फिर है ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, इनके लिए जो भी एक्सपीरियंस चाहिए वो चाहिए इनका, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसी है, अलग अलग इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद जैसे ये लॉन्ड्री सुपरवाइजर है, लॉन्ड्री सुपरवाइजर की वैकेंसियाँ हैं। तो इनकी वैकेंसियाँ में क्या क्या चाहिए, 12th पास इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 12वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री में, और 2 साल का एक्सपीरियंस। ड्रग्स स्टोर कीपर में इनके अंदर भी एक एक्सपीरियंस मांगा है, और फार्मेसी डिग्री मांगी है ना। स्टोर कीपिंग जनरल स्टोर कीपर है, उसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर हैंडलिंग के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं से भी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से, रेप्यूट इन द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। फार्मासिस्ट, होम्योपैथी वाले फार्मासिस्ट है। अब देखिए ये पोस्ट अलग है, जैसे फार्मासिस्ट की होम्योपैथिक वाली भरना है उनको 3,000 इसके लिए देंगे। दूसरी पोस्ट भरेंगे वो जैसे स्टोर कीपर्स है, ड्रग स्टोर कीपर्स वाली है, उनके लिए भरेंगे तो उसके लिए 3,000 अलग देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे रहेगा आपका इन ग्रुप्स के लिए। ये है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर्स, ठीक है, कैशियर वगैरह, इसमें कॉमर्स चाहिएगा, ठीक है, कॉमर्स चाहिए, कॉमर्स वाले इसमें भर सकते हैं। ये मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं, तो इसके अंदर डिग्री चाहिए मास कम्युनिकेशंस के अंदर, ठीक है। CSSD असिस्टेंट है, तो ये भर सकते हैं CSSD असिस्टेंट। तो BSc होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, या फिर नर्सिंग ऑफिसर विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ऑपरेशन थिएटर CSSD हॉस्पिटल शुड बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जो नर्सिंग ऑफिसर हैं वो भी इसमें भर सकते हैं, ध्यान रखना। लेवल 4 ये, लेकिन इसका, जबकि नर्सिंग ऑफिसर का पे लेवल 7 होता है ना, आप इसको भर सकते हैं। लेकिन इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस और मांगा है ऑपरेशन थिएटर का, किसी भी CSSD हॉस्पिटल्स में, CSSD हॉस्पिटल्स ऑपरेशन थिएटर में 1 साल का एक्सपीरियंस, तो वो लोग भी इसको भर सकते हैं। इसको भी भर सकते हैं, CSSD सुपरवाइजर को भी भर सकते हैं 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ। दो साल के एक्सपीरियंस के साथ इसको बोल सकते हैं सीनियर CSSD टेक्नीशियन, ठीक है।
फिर आपका आ गया ये लैब अटेंडेंट का, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड वाला, ये वाला आ गया, ठीक है। लैब टेक्नीशियन का इसे डीएमएलटी चाहिए इनमें, जो डीएमएलटी जिन्होंने कर रखी है वो ये इसमें पोस्ट में भर सकते हैं ना, लैब टेक्नीशियन में, लैब असिस्टेंट में। इसके बाद में देखिएगा सभी इंस्टीट्यूट में आई है वैकेंसियाँ। ड्रेसर की पोस्ट आई है, ड्रेसर, डार्क रूम अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, इनकी आई है। तो ये भी लोग भर सकते हैं। इसमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हॉस्पिटल सर्विस का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है डाइटिशियन हॉल अटेंडेंट। ये डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट है। जो डिसेक्शन पार्ट होते हैं ना, जहाँ पे उन पार्ट्स को हैंडलिंग करने के लिए एक अटेंडेंट चाहिए, तो उसके लिए भी एक 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये लोग ना। 10th पास चाहिए, 12th पास है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस उस फील्ड में होना चाहिए, तो वो लोग इसमें भर सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन है इसमें, ठीक है। ईसीजी टेक्नीशियन का जिनके पास ईसीजी टेक्नीशियन किया हुआ है, 2 साल का कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो किया हुआ हो तो वो भर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी इसमें है। इसके अंदर देखिए जो क्राइटेरिया क्या मांगा है इसमें, क्वालिफिकेशन मांगा, डिप्लोमा कोर्स इन द लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस के अंदर एक डिप्लोमा कोर्स होता है, वो इनके पास होना चाहिए, ठीक है। और एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर यूज करना उनको आना चाहिए, तो वो लोग इसमें भर सकते हैं। बहुत सारे एम्स में, सभी एम्स में आई है, लगभग भोपाल में भी आई है। इसके बाद लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियंस का है एक, डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। ये लोग ये देखो इनकी वो है क्वालिफिकेशन है। तो जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं, उस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरें, और पोस्ट की डिटेल जो है नीचे दे रखी है कि कितनी कितनी पोस्टें इसमें हैं, है ना। तो वो नीचे दे रखी है कौन से एम्स में कितनी पोस्ट है। ये यहाँ पे जो है उनका पे लेवल दे रखा है, कौन से इंस्टीट्यूट में है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो यहाँ पे दे रखा है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट अपनी अपनी अलग अलग क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। किसी किसी में ऐसा हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस है क्वालिफिकेशन में, एज रिलैक्सेशन में भी चेंजेस है थोड़ा थोड़ा, बाकी सेम है। प्राइवेट सेक्रेटरी की देखो पोस्ट आई है। प्राइवेट सेक्रेटरी में क्या चाहिएगा, लेवल 7 की वैकेंसी है ये। डिग्री होनी चाहिए आपको, ग्रेजुएट होने चाहिए आपको, ठीक है। और ये आपकी जो टाइपिंग होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश हिंदी में। और डिजायरेबल है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, किसी में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में हो तो अच्छी बात है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश स्पोकन आपका ठीक होना चाहिए। तो आप लेवल 7 की काफ़ी अच्छी पोस्ट है। स्टेनोग्राफर्स हैं, स्टेनोग्राफर में टाइपिंग चाहिए, ठीक है। ये आपकी वैकेंसी आ गई है। तो यहाँ पे देखिएगा एड्स एजुकेटर एंड कम काउंसल। तो इस सभी पोस्टों के लिए एक फीस लगेगी 3000 रुपये, ध्यान रखना। यदि ये वाली पोस्ट बराबर सभी के लिए एलिजिबल है। यदि आपने बीएससी ही कर रखी है, बीएससी नर्सिंग ही कर रखी है, तो आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वालों के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आप सभी में एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। यदि आपके पास CHN अप्लाई करनी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, और बीएससी नर्सिंग चाहिए, तो वो भी है, तो आप उसमें भी एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, और एक टीबी चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट है, इनके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट भर सकते हैं ना। ये ESIC और उसमें आ रखी है इम्फाल में। ये जैसे एड्स एजुकेटर कम काउंसलर की ज़रूरत है, तो इसमें BSc नर्सिंग चाहिए, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ऑन काउंसलिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज। तो इससे कोई थोड़ा एक्सपीरियंस हो आपको कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो उन लोगों को प्रायोरिटी है इसमें। ANM के लिए ANM चाहिए आपके। मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं, ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मल्टीपर्पज वर्कर के लिए एम्स दिल्ली में आई क्या है,
मेट्रिकुलर पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मल्टीपर्पज वर्कर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो एक मल्टीपर्पज वर्कर का कोई कोर्स होता है, वो कोर्स आपके पास होना चाहिए, तो वो लोग इसमें भर सकते हैं। एएनएम का रखा है तो वो भी भर सकते हैं इसको। फिर नर्सिंग ऑफिसर्स का है, तो ये ईएसआईसी के अंदर है लेवल 7 में। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर हो, बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए, वो लोग इसमें भर सकते हैं। या फिर जिन्होंने जीएनएम कर रखा है तो उसके साथ एक्सपीरियंस चाहिए ना। डिप्लोमा जनरल नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल, नर्सिंग मिडवाइफ एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। 50 बेडेड हॉस्पिटल पे 1 साल का एक्सपीरियंस उनको चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये इम्फाल है नर्सिंग ऑफिसर की। यहाँ पे कमी पोस्ट है, 3 ही पोस्ट आई है इधर। तो ये भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है इसमें। पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस है और बीएससी नर्सिंग किया हुआ, तो ये लेवल 8 की वैकेंसी है, ऋषिकेश एम्स में आई है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की सभी एम्सों में लगभग आई है मोस्टली, तो उसमें आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल पे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। ठीक है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2, यानी कि स्टाफ नर्स ग्रेड 2 में आपने काम किया हो, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर पे काम किया हो 3 साल 100 बेडेड हॉस्पिटल पे, तो आप इसमें एलिजिबल हो। यहाँ पे देखिएगा ये टीबी चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट में भी बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या जीएनएम में कर रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको कोई, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, सभी सारे एक साथ अप्लाई हो रहे हैं ये ना। जैसे फॉर्म भर होंगे तो ये ग्रुप वाला पूरा एक साथ आएगा, इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ये वैकेंसियों की डिटेल दे रखी है, देखिएगा इसमें सभी पोस्टों के बारे में दिखा रखा है, टोटल पोस्ट कितनी है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए दे रखी है। तो ये असिस्टेंट डाइटिशियन है और ये इंस्टीट्यूट का नाम है। तो ये टोटल पोस्ट है, डाइटिशियन वालों की कितनी पोस्ट है। ठीक है, एनएस जो असिस्टेंट है इनकी पोस्ट कितनी है टोटल, तो ये यहाँ पे इनकी डिटेल दे रखी है ना। 56 ये हैं और ये हैं टोटल 89 पोस्ट है, 33 है, यानी 89 टोटल पोस्ट ये आपकी असिस्टेंट वाली हैं। भर सकते हैं 12वीं पास लोग जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ये इनकी पोस्ट हैं लगभग एलडीसी यूडीसी की लगा के 108, ये भी लोग भर सकते हैं। ठीक है, नॉन मेडिकल लोग भर सकते हैं इन लोग इस पोस्ट को। इसके अलावा देखिएगा 128 पोस्ट है टोटल, ये एलडीसी यूडीसी सब मिला के 128 पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फार्मासिस्ट की, देखिए 12 पोस्ट है होम्योपैथी वालों का। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो नर्सिंग ऑफिसर है उसके लिए इसमें 80-20 है ना। 80% फीमेल्स के लिए है, 20% फीमेल के लिए। अलग अलग वैकेंसियाँ दे रखी है, दोनों के लिए डिवाइड करके पहले से ही बता रखा है कि इतनी वैकेंसी मेल के लिए है, इतनी वैकेंसी फीमेल के लिए है। ईएसआईसी में भी 80-20 डाल दिया है एक बार, और ईएसआईसी में ही आई है वैसे एनओ की वैकेंसी। बाकी एसएनओ की जो भी आई है उनमें भी वही 80-20 डाल रखा है। और आपको जो भी यदि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करनी है, यदि आपको कुछ दिक्कत है, क्यूरी है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और सैटरडे को 10 से 1 बजे तक, संडे का छुट्टी रहेगा। और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एम्स दिल्ली की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कुछ भी क्वेरी लगता है तो आप उस पर मेल करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।